अच्छा जी, तो कल हमने पढ़ा था लैंग्राम में वर्कफ्लो कैसे काम करता है। कुछ कंडीशन लगा के देखी थी वर्कफ्लो की मर्जी से आगे आगे तब्दील करके देखा था वर्कफ्लो को कैसे तब्दील कर सकते हैं, डिफरेंट नोड्स पर लेके जा सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी की थी। तो आज वही वर्कफ्लो में कल उसमें एजेंट भी आया था, तो आज वही उसमें एक थोड़ा सा जो रियल वर्ल्ड एजेंट है वो बना रहे हैं हम लोग, जो हमारे गिटहब के बारे में काम करेगा। गिटहब के फॉलोअर क्या है, यूजर क्या है, आपकी बायो क्या है, आपकी रेपोजिटरी कितनी है, इस तरह का बेसिक डाटा ना आपको वो देगा। इसको मोर पावरफुल बना सकते हैं। अभी के लिए सिंपल एग्जांपल है, तो हमने इसको स्टार्ट किया यहाँ से। तो हम यूज कर रहे हैं गूगल जेनेटिव है, चैट गूगल जेनेटिव है, जो हम लैंग्वेज गूगल जेनेटिव है। हम पहले कर रहे थे लैंग्वेज ओपन एआई, पहले क्या कर रहे थे लैंग्वेज ओपन एआई से चैट ओपन एआई। हम एआई एमएल की यूज कर रहे थे, उसके बाद में एआई एमएल की थी। अब हम जेमिनी की यूज कर रहे हैं क्योंकि वो 10 पर आ देती है जो एआई एमएल है, लेकिन वो पावरफुल मॉडल को एक्सेस मिलती है। लेकिन इससे जीपीटी 1.5 प्रो और फास्ट सारे मॉडल में इससे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी हमने लैंग्राम डॉट ग्राफ से इंपोर्ट करना है मैसेज की स्टेट ग्राफ स्टार्ट एंड एड मैसेज की स्टेट दिखाने के लिए इधर, और स्टेट ग्राफ बनाने के लिए इनिशियलाइज करवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उसको एंड करने के लिए हमारे वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट यूज करते हैं, एंड करने के लिए एंड का वर्ड यूज करते हैं। और जब हमने स्टेट में उनके स्टेट को तो हर वक्त अपडेट करना है हमने, तो हर जगह पर जाके हर नए वर्कफ्लो ने नए नोड ने पुरानी स्टेट को अपडेट करना है। तो जब उसको अपडेट करना है तो लिस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। अरे लिस्ट सेम चीज है, उसमें जाकर हमें नए मैसेज को अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग पहली स्टेट को रिप्लेस करने के बजाय हम अपेंड करने के लिए ऐड मैसेज यूज करते हैं। जब स्टेट बना रहे होते हैं तो ऐड मैसेज यूज करते हैं। क्या एनोटेटेड और जो ऐड मैसेज है, ये दोनों मिलकर इसको ऐसी लिस्ट बनाते हैं कि जो हम इसमें मैसेज को अपेंड कर सकें। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अब मैसेज एक सिंपल है, ठीक है, इसको हम बता रहे हैं कि ये जो एक लिस्ट है, लिस्ट एंड मैसेज। अब इस लिस्ट के अंदर किसी भी तरह का गूगल मैसेज आ सकता है, सिस्टम मैसेज आ सकता है, ए मैसेज आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। और एड मैसेज साथ में इसे एनोटेटेड को ये बता रहा है, एनोटेटेड बिल्कुल ये बता रहा है कि जो नया मैसेज है इसमें अपेंड हो। हाँ, तो ये मिलके काम करते हैं, ये इसको नए मैसेज को अपेंड करने के लिए, ठीक है, स्टेट अपडेट करने के लिए, ताकि वो रिप्लेस ना हो। जब नया मैसेज आए तो पहली स्टेट पर मूव ना करे, उसमें मैसेज को अपेंड कर दें। अब नेक्स्ट आ गया इधर से लैंग्राम डॉट बी पे इंपोर्ट टूल नोड और टूल कंडीशन, ठीक है। तो अब हम टूल नोड किधर यूज करते हैं, इधर टूल नोड को यूज किया हुआ है। अभी की तरफ इसको यूज नहीं किया। टूल्स को रजिस्टर करवाने के लिए एजेंट में टूल नोड यूज करते हैं, ताकि जितने भी टूल्स हैं उसको यूज कर सके। कौन, एलएलएम। इसने यूज नहीं करने के लिए पोर्ट किया हुआ है। टूल नोड जब किसी टूल को उसमें रजिस्टर करवाना हो, ताकि जो एलएलएम है वो कॉलिंग के दौरान कौन कौन से फंक्शंस को कॉल कर सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना एलएलएम बड़ा सिंपल है, वो ये काम नहीं कर सकता। तो उसे इन टूल्स की एक्सेस देंगे, वो इन टूल को कॉल करेगा। और उसका टूल्स कंडीशन कंडीशन लगाने के लिए कि अब एलएलएम ने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज लिखे हो
तो वो भी हमने नहीं यूज की, लास्ट बार हमने किया था डिस्कस। और लैंग्राम डॉट चेकपॉइंट डॉट मेमोरी बोर्ड मेमोरी सेवर। तो अब ये क्या करता है, इंपोर्ट मेमोरी सेवर। मेमोरी सेवर क्या करता है कि हमारा जो करंट चैट है इसकी जितनी भी मेमोरीज है उसकी मेमोरी करता है। अब लाइक हमारी जो करंट चैट है उसमें स्टार्ट से लेके एंड तक, मुझे एक मिनट कॉल भी कर लेते। तो हम लोग अब मेमोरी सेवर क्या काम करता है, जब हमारी करंट चैट ओपन होती है, लाइक हम एक लूप लगा देते हैं अपने एजेंट के साथ करंट चैट में, लाइक उसे चैट किए जा रहे हैं, तो वो हर बार हमारा पिछला मैसेज तो भूल जाएगा। उसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम दर्श मुस्तफा है, इसका क्या मतलब है, पहले तो बता दें, दूसरी बार उसे पूछूंगा मेरा नाम क्या है, तो बोलेगा मुझे आप कौन, मुझे आपका नेम नहीं आता। इसलिए हम शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसका हम करते थे बफर, विंडो बफर मेमोरी, समरी मेमोरी। उसी तरह ये सारी मेमोरी का ट्रैक करती है। वो स्पेसिफिक तरह की हमारी समराइज करने के लिए लोग स्टोर कर लेंगे हमारी मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट को, लेकिन ये वाली सारी मेमोरी रखेगी, सारी चैट की। जो स्टेट है, स्टेट के पास कुछ स्टेट इसलिए होती है वो नेक्स्ट फंक्शन में उसको पिछले फंक्शन की आउटपुट्स की जरूरत पड़ सकती है, उसे यूजर की इनपुट की जरूरत पड़ सकती है, वो स्टेट इसलिए यूज करते हैं। लेकिन जो मेमोरी है, मेमोरी में कल को डिबगिंग में मदद करती है। जब हमारा पूरा लूप चल जाता है अब 50 नोड हमारे एक एजेंट में काम कर रही है, तो हम जब चल गया हमारा एजेंट, हम कहते हैं रिक्वायर्ड आउटपुट क्यों नहीं आई। अब 50 नोड में 50 बार एक ही काम हुई है, पोस्ट के टूल्स है, तो उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सिर्फ उसकी जो मेमोरी मेमोरी सेव के थ्रू उसकी मेमोरी को पढ़ेंगे और जाके देखेंगे कहां पर इशू है। अगर वो 45 वाले नोड पे इशू है, पहले 45 नोड सही चले गए, तो सिर्फ लास्ट वाले नोड को दोबारा चला सकते हैं, उसको दोबारा चला सकते हैं और उसकी जो आउटपुट है उसको यूज कर सकते हैं पहली सारी नोड की उसमें। क्या ट्रेसिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। ट्रेसिंग काम नहीं करता, वो हमने इससे खुद यूज करना ट्रेसिंग के लिए। और अब उसके बाद अगर इसको मेमोरी थोड़ा डेप्थ में जाए, तो ये मेमोरी है ये हमारी हार्ड डिस्क में यूज होती है। जो परमानेंट मेमोरी है वो अपनी डेटाबेस में यूज करते हैं, फाइल बेस में, मोंगोडीबी में, या वेक्टर स्टोरेज वाली वो भी डेटाबेसेस हैं। परमानेंट मेमोरी के लिए वो चीजें यूज करते हैं और टेम्परेरी मेमोरी के लिए हम मेमोरी सेवर को यूज करते हैं। अगर इसकी ज्यादा डेप्थ में जाना है आपने, तो आपने सिंपल आकर उनसे पूछना है कि मेमोरी सेवर क्यों यूज करते हैं। हाँ, इसी केस के अंदर तो why you use memory saver, why we use memory saver diagram, how it works, what are its benefits, is it a long or short term memory, how it's different from window memory, buffer memory, और Windows memory from तो हम बताएगा, सारी डिटेल देगा कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और ये किस तरह काम करती है और किस तरह ये दूसरी मेमोरी से सेपरेट है। अब तो पूरा टॉपिक इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इस मेमोरी को मल्टीपल बार पहले इस 5 माह में पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमने पढ़ ली है, उसमें डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब memory is check pointing system diagram instead of just memory that it saves the entire graph state at each step। तो सारे ग्राफ की जो स्टेट है उसको सेव करता है हर स्टेप पे, ठीक है।
और व्हाई डू वी यूज मेमोरी सेवर? इन LangGraph your app is not just a chatbot, it's a workflow graph and notes. तो LangGraph में हमारा जो ऐप है, हमारी जो ऐप है वो एक सिंपल चैटबॉट नहीं है। चैटबॉट में सिर्फ सिंपल एक ही काम होती है, एक ही टूल चलता है एग्जाम्पल। तो इधर ग्राफ में हमारी मल्टीपल टूल चलते हैं, सब पेजेस मल्टीपल चलते हैं, मल्टीपल नोड्स चलती है। तो सो वी नीड मेमोरी टू रिज्यूम एग्जीक्यूशन लेटर। मेमोरी चाहिए टैब स्टेट और स्टेप्स स्टेट ट्रैक करने के लिए और मल्टीपल कन्वर्सेशंस। अगर आप लूप चला रहे हैं अपने एजेंट के साथ, बार बार उससे क्वेश्चन की जा रहे हैं, एक ही चैट है, इसमें मैं जितने चैट मैसेज करूंगा तो ये लूप चल रही है इसके पीछे। वही स्टेट वाले मुझसे बारह पूछ रहे हैं, दोबारा पूछ रहे हैं, नई चैट ओपन नहीं होगी। डीबग और रिप्ले फ्लोज, उसको दोबारा आपने वर्क फ्लोज करना होगा, डीबग करना होगा। और दैट्स व्हाई मेमोरी सर्वर एग्जिस्ट टू परसिस्ट स्टेट बिटवीन रन्स। स्टेट को परसिस्ट करने के लिए, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उसको अपने वर्क फ्लोज को चलाते वक्त यूज करते हैं। अब हाउ मेमोरी सेवर वर्क्स, सिंपल फ्लो। मेमोरी सेवर कैसे काम करता है? यूजर सेंड्स इनपुट, ग्राफ स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन, आफ्टर दैट ईच कोड रन्स, सारा कोड चलता है, स्टेट मैसेजेस वेरिएबल इज सेव, तो ये सारा कुछ सेव होता है स्टेट में। फिर नेक्स्ट टाइम इट रीलोड प्रीवियस स्टेट यूजिंग अ थ्रेड आईडी। जब दोबारा चलती है, जब हम दोबारा उससे चैट करते हैं तो रीलोड करता है प्रीवियस स्टेट को, देखता है कि पहले क्या इस स्टेट में ये स्टेट यूज लिया कहीं पर। वो किस तरह आइडेंटिफाई करता है? थ्रेड आईडी से। थ्रेड आईडी में जब भी कोई यूजर नई चैट ओपन करता है तो उसकी एक थ्रेड आईडी बनती है। अब ये वाली चैट ओपन किया तो उसकी भी एक आईडी जनरेट हुई है, क्योंकि वो चैट के पीछे किस तरह आइडेंटिफाई कर रहा है। अब मैं नई चैट में जाता हूँ तो वो मुझे दूसरी चैट्स का डाटा क्यों शो करवाता? इसी वजह से थ्रेड आईडी जनरेट करता है। अब जब अगली बार मैं चैट करता हूँ तो देखता है कि अब ये वाली थ्रेड आईडी मेरे पास पहले थी, थ्रेड आईडी का डाटा टेम्परेरी मेरी हार्ड डिस्क में स्टोर सेव किया हुआ है मेमोरी सेवर के थ्रू, LangGraph के थ्रू। ठीक है, तो उस थ्रेड आईडी के जरिए वो मेरा डाटा कलेक्ट कर लेता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करूंगा तो जैसा जो डाटा उसने स्टोर किया हुआ है रन में, वो उसके पास दोबारा नहीं रहेगा। तो इधर मैं फाइल को चलाऊं और चला के पहले 4-5 चैट करूं, बाद में कंट्रोल सी प्लस करके इसको ऐड कर दूं इस चैट को, तो बाद में उसके पास मेरा डाटा नहीं रहेगा। जब तक चैट किए जा रहा हूं तो मेरे डाटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, it will not give a state using a thread ID. Think of it like auto save for your AI workflow. पर AI workflow में हमारी सारी मेमोरी को ट्रैक किया जा रहा होता है। इस तरह ये उसको कोड करते हैं, रिसर्च करवाते हैं, और जब अपने ग्राफ को कंपाइल करते हैं सारी इस बिल्डर में सारी नोट्स बताते हैं इस बिल्डर को। पहले इस बिल्डर वेरिएबल के पास स्टेट ग्राफ इनिशियलाइज करवाते हैं कि हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इस बिल्डर को कहते हैं कि ये मेरे पास नोड है, उनके ये नेम है। अगर देखें तो ऐड नोड, तो ये नोड है और उसका ये नेम मैं बता रहा हूँ। आप नेम इसकी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली वही नेम रखते हैं जो उस फंक्शन का नेम है, इस नोड का नेम है। ठीक है, तो उसके बाद हम सारे बिल्डर को सारे नोड रजिस्टर कराने से उसका फ्लो बताते हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से होना है, फिर कौन सी नोड चलेगी, उसके बाद कौन सी, तो एंड होगा। अब बिल्डर को सारा कुछ बता के फिर उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते वक्त हमने इसको बताना है कि आपने मेमोरी भी रखनी है इस फ्लो की, जब फ्लो चले तो इस फ्लो की मेमोरी रखो। ठीक है, तो when you run AR लोग जब उसको मूव करते हैं तो ये इस तरह इसको थ्रेड आईडी लेके जाता है और पिछली स्टेट को रखता है। ठीक है, मूव करते वक्त पहले जिस तरह पहले स्टेट देते थे, लेकिन इसको अब हम साथ में थ्रेड आईडी भी देते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चन करें तो पता हो ये वाली आईडी का डाटा पहले पड़ा होगा। हर थ्रेड की आईडी यूनिक होगी। यूनिक आईडी एक लाइब्रेरी है, उसके थ्रू यूनिक आईडी से डेट करवा सकते हैं। तो यूनिक कन्वर्सेशन, मेमोरी सेवर,
स्टोर स्टेट फॉर दैट थ्रेड, मेमोरी से वो स्टेट करेगा इस थ्रेड के लिए, इस थ्रेड के लिए। इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी both but technically closer to long term persistence. Keep data across multiple runs. Multiple runs में data रखती है, can restore conversation anytime और not limited token window. अभी limited नहीं token window के लिए. और so not like temporary memory, more like persistent session memory. ये current session का जितना भी flow है उसकी सारी चैट को ये स्टोर करती है, ठीक है। लेकिन ये जब इसको क्लोज करेंगे प्रोग्राम को तो फिर ये हम इसको नहीं गेट कर सकते, ये लॉन्ग टर्म नहीं है 100%। जैसे हम डेटाबेस में डाटा स्टोर को रखते हैं, क्योंकि अगर आपने आज हमने जो बात की अगर वो साल बाद भी आए तो डेटाबेस में हमारा डाटा पड़ा होगा, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ मेमोरी सेवर। इसका पहला बेनिफिट है परसिस्टेंस। कन्वर्सेशन डजंट रीसेट, हर बार कन्वर्सेशन का जो मैसेज है वो रीसेट नहीं होता। वर्क्स क्लोज अक्रॉस आर एपीआई कॉल, जितने भी नोड चले हैं, जितनी भी एपीआई चल रही है उस वर्कफ्लो में सब में कॉल करेगा। अब स्टेटफुल वर्कफ्लो ट्रैक्स प्रोग्रेस इन मल्टी स्टेप पाइपलाइंस। पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि 10 नोड चल रही है एग्जांपल में, तो उसके बाद स्टेटफुल वर्कफ्लो तो ट्रैक प्रोग्रेस इन मल्टी स्टेप पाइपलाइंस। पाइपलाइन का मतलब है कि अगर हमारे पास 10 नोड है तो पाइपलाइन में क्या होता है, लाइक एक पाइपलाइन है, वाटर एक तरफ से फ्लो होता है, फ्लो होता है दूसरी तरफ जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें 10 नोड है, पहली नोड चलेगी, इनपुट है पहली नोड के पास, वो आउटपुट देगी, वो आउटपुट दो देगी तो दूसरा नोड चलेगा, दूसरी नोड जब आउटपुट जनरेट करेगी तो तीसरी नोड चलेगी, तीसरी नोड जनरेट करेगी तो चौथी नोड चलेगी। अगर हम कपड़े की एग्जांपल लें तो पहले कपास आती है, कपास होगी तो धागा बनेगा, ठीक है। धागा होगा तो उसको वो कदर करेगी, फिर वो धागा अगर वो धागा होगा तो फिर वो कपड़ा बनेगा, कपड़ा होगा तो फैक्ट्री कोई चीज जनरेट कर पाएगी, ठीक है। ये वर्कफ्लो की एग्जांपल है। हर चीज पहले जो चीजें हैं वो दूसरी नोड को तीसरी नोड को चाहिए, तो ये पाइपलाइन है, ट्रैक प्रोग्रेस इन मल्टी स्टेप पाइपलाइंस। तो कई बार इशू आ रहा है तो कहां पर आ रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। अब रिज्यूम कैपेबिलिटी कंटिन्यू फ्रॉम वेयर इट स्टॉप, अगर वो कहीं पर स्टॉप हो गया तो वहां पर हम उसको कंटिन्यू अपने वर्कफ्लो को कर सकते हैं। और डिबगिंग यू कैन रिप्ले स्टेट्स, अब स्टेट्स को दोबारा देख सकते हैं और चला सकते हैं। और मल्टी यूजर कोड यूजिंग थ्रेड आईडी, अब एक टाइम पर मल्टीपल थ्रेड ओपन हो रहे हैं तो हर थ्रेड के लिए नई चैट ओपन होगी और उसकी सेपरेट मेमोरी होगी, ठीक है। अब लैंचेन मेमोरी इसका डिफरेंस क्या है, ये किससे यूज कर रहे हैं हम लोग, लैंग्राफ से। तो अब विंडो मेमोरी फ्रॉम लैंचेन की लास्ट के मैसेजेस होंगी, नो परसिस्टेंस नो वर्कफ्लो स्टेट, परसिस्टेंस नहीं है, वर्कफ्लो स्टेट को नहीं रखती, जस्ट फॉर टोन कॉन्टेक्स्ट, अगली कॉन्टेक्स्ट के लिए। अब बफर मेमोरी स्टोर फुल कन्वर्सेशन सेंड टू एलएलएम एवरी टाइम, अब ये एलएलएम को जाती है, क्या नो ओवरफ्लो टोकन टोकन बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, नो परसिस्टेंट क्लोज सेशन, डिफरेंट सेशन में ये नहीं रहती है। अब समरी बफर मेमोरी समराइज ओल्ड मैसेजेस, ओल्ड मैसेज को समराइज करेगी और कीप टोकन यूजिंग नो समराइज करके, स्टिल ओनली फॉर एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, नोट टू स्टेट परसिस्टेंस, स्टेट की अभी भी यूज नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है इसका स्टेट मेमोरी का और ये वाली मेमोरी का। अब पर्पस क्या है, ये वर्कफ्लो स्टेट, लेकिन लैंग्वेज मेमोरी क्या करती है, मैनेज प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट, ये प्रॉम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट के लिए होती है। परसिस्टेंस यस नो, डिफरेंट वर्कफ्लो में इसको यूज करने के लिए। अब स्टोर फुल ग्राफ स्टेट में ही यूज किया है, ओनली लैंग्वेज मेमोरी क्या करती है, ओनली चैट मैसेजेस चैट के लिए जो एलएलएम हो जाएगी, ठीक है। अब टोकन लिमिट नॉट लिमिटेड, ये सारा हमारे हार्ड ड्राइव में स्टोर होगा, लाइक कैश मैनेजमेंट में ये लिमिटेड है। मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज यस
लैंग्वेज मेमोरी नो, मल्टी वर्कफ्लो में नहीं होती है। और रिज्यूम एग्जीक्यूशन यस, और ये वाली लैंग्वेज मेमोरी एग्जीक्यूशन में नहीं काम करती, उसको दोबारा चलाने के लिए वाले एजेंट को। अब विंडो मेमोरी, बफर मेमोरी, व्हाट शुड आई सेंड टू एलएलएम राइट नाउ, इसके लिए काम करती है ये वाली। लेकिन मेमोरी स्टेटमेंट क्या करता है, व्हाट हैपेंड इन द फाइल सिस्टम बिफोर, डिबगिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। और व्हेन शुड यू यूज मेमोरी सेवर, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, नीचे क्यों देख रहे हो क्या, बिल्कुल ऑफ किया। तो when should you use memory saver? Use it when you are building agents, you have tool calling loops, developers loops हैं, you want multi-step workflows, multi-step workflows आपके पास है या you need chat assistant। तो जब भी आप कोई एजेंट बना रहे हैं, टूल calling loops लग रही है, बार-बार लूप में चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं चैट की कन्वर्सेशन हिस्ट्री हो, या तो नेक्स्ट चैट में पिछली चैट का कॉन्टेक्स्ट भी हो, और you want multi-step workflows, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट साइड लैंग्वेज मेमोरी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, मेमोरी पार्ट है स्टेटमेंट का, ठीक है। नोट जस्ट चैट हिस्ट्री, यदि चैट हिस्ट्री भी रखती, ये स्टेटमेंट भी करती है। दैट्स अ बिग पैराडाइम फ्रॉम मेंशन वन एंड समरी persistent state को स्टोरेज फॉर लैंग्वेज वर्कफ्लो, और लैंग्वेज मेमोरी क्या करती है, प्रॉम्प्ट हेल्पर्स फॉर ये से पहले को सही आउटपुट जनरेट करने की क्या करती है। लेकिन स्टेट जो है और मेमोरी शेयर है, ये हमारे पूरे एजेंट की आउटपुट्स, इनपुट्स, इन चीजों को कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट कोड की तरफ जाएं तो लैंग्वेज कोड डज मैसेजेस इंपोर्ट ए मैसेज, ह्यूमन मैसेज, एनी मैसेज। तो ए मैसेज को यूज करते हैं अगर एलएलएम ने कोई रिस्पांस जनरेट किया तो उसको ए मैसेज से टैग करेंगे हमारी हिस्ट्री में। और ह्यूमन मैसेज, ह्यूमन ने कोई चैट किया ना कि हमारी बार-बार चैट हो रही है इससे, तो आइडेंटिफाई किस तरह कर पाएगा कि ह्यूमन का मैसेज कौन सा और ए का कौन सा, इसके थ्रू करेगा। एनी मैसेज हम कई बार इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब एनोटेटेड और ये भी हमने पढ़ा था, इसलिए मैसेजेस को अपेंड करने के लिए हेल्प करता है। डॉट इनरी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लोड करने के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और प्रिंट के लिए। हमारा जो प्रिंट है वो अच्छे से हो, और रिक्वेस्ट एपीएस को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, ठीक है। और अब एलएलएम इधर सिंपल बनाया हमने, इधर अब जमने वाला बनाया एलएलएम है। गूगल की एपीआई की मैंने यूज की है, गूगल एआई स्टूडियो से। गूगल एआई स्टूडियो इधर से आके आपने एपीआई क्रिएट करनी है और इधर आके ऐड करनी है। इधर मैंने सारी इस तरह क्रिएट है। तो उसके बाद स्टेट, अब हम गिटहब का एजेंट बना रहे हैं। जब मैंने बताया था ना स्टेट में मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कीज। तो अब इधर यूजर कौन सा, ये भी हमने इधर स्टोर करवाना है, आइडेंटिफाई करना है उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसकी रैपोज कितनी है। वो एक अरे, इनके पास एक अरे ऐड की है, लिस्ट मतलब कि अरे मल्टीपल फॉलोअर हो सकते हैं, मल्टीपल रैपोज हो सकती है, लेकिन नेम तो एक ही होगा ना, वो स्ट्रिंग है। अब एनोटेटेड मैसेज इसको इस तरह क्यों किया है, फाइल डिफाइन की है, ये हमारी एक लिस्ट है, तो उसको डिफाइन हुआ एड मैसेज। हां, और जो दूसरा क्या है कि एड मैसेज का मतलब ये जब हम नीचे जाकर मैसेजेस को असाइन करेंगे ना, तो खुद ब खुद उसमें एंड कर देगा। एड मैसेज के थ्रू अपेंड होगा। यस, जो लैंग ग्राफ को देखेगा कि ये ऐड मैसेज यूज हो रहा है, टेबल होती है और उसको ट्रैकिंग चेंज इसको स्टेट, तो ये स्पेशल मतलब आप कह सकते हैं कि कमांड मतलब कि इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, इसको सिर्फ अपेंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं ऐड मैसेज के थ्रू। अपेंड का मतलब क्या है कि ये लिस्ट है, अपेंड जो है वो नई चीज को सिर्फ लिस्ट के लास्ट पे ऐड करता है, अपेंड का जो फंक्शन है। तो ये अपेंड करता है, अपेंड का काम करता है, जो पाइथन में अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं हम लोग।
अब ये फंक्शन है गेट गिटहब यूजर फॉलोअर्स, इसको स्टेट क्यों दिया हमने? स्टेट, हर फंक्शन को स्टेट चाहिए, मिलती है भाई हाँ एज अ पैरामीटर देनी है लाजमी। और आगे स्टेट, इसको हम ले रहे हैं, इसका ऐसा बड़ा है तो इसलिए इधर इसको हम ले रहे हैं। अब इसकी जो आउटपुट है वो स्टेट की फॉर्म में होगी, जिस फॉर्म में नहीं है उस फॉर्म में होगी, ये इसके आउटपुट टाइप फाइंड करने के लिए। अब रिटर्न को फॉरवर्ड कर रहे हैं और स्टेट को भी अपडेट करेगा, ठीक है। यूजर नेम उसने ले ली, मैंने दे दिया, इधर रेफरेंस दे दिए, रिस्पांस रिक्वेस्ट डॉट गेट, और उसके बाद गेट गिटहब यूजर रेपोज। अब उसकी रेपो लेनी है, रेपोज लेनी है, और इसमें यूजर नेम, अब इसमें फिर बताया है, इसमें गेट बताया है, तो डिफरेंट फंक्शंस है। हम हर बार उसको यूजर नेम बता रहे हैं और उसको यूआरएल दे रहे हैं, लेकिन सेम नहीं यूज हो रहा, ठीक है। लेकिन वो फ्लो को इस तरह फॉलो करेगा जो हम इस इधर फ्लो डिजाइन करेंगे। अभी हम नोड को देख रहे हैं, ये क्या करेगा, यूजर के फॉलोअर लेके आएगा, ये उसकी रेपोज लेके आएगा, दानिश ने उसको यूजर नेम दिया तो रिक्वेस्ट भेजेगा और यूजर स्लैश यूजर नेम स्लैश रेपोज, इधर यूजर स्लैश यूजर नेम स्लैश फॉरवर्ड्स, और नीचे स्लैश यूजर नेम, सिर्फ यूजर के बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए, गेट गिटहब यूजर के बारे में इन्फो लेने के लिए। अब इधर उसको कुछ मेटा डाटा दे रहे हैं और इस तरह की आपके आर्गुमेंट्स होंगी और रिटर्न्स आपने ये करना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं यार, टूल की डिस्क्रिप्शन एक नाम था इसका, जब उन्होंने एजेंट बना रहे थे उसे, उसमें एनी टाइम में, तो हर एजेंट की एक इंफॉर्मेशन होती है, सिस्टम मैसेज होता है, तो जब एजेंट इनको कॉल करेगा, एलएलएम को कॉल करेगा, तो उसके पास इसकी एक्सेस होगी, ठीक है। वो इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, नेम से तो करेगा ही, लेकिन इसके थ्रू भी करेगा। टूल टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ गिटहब यूजर, टूल टू गेट रिपोजिटरी ऑफ गिटहब यूजर, हाँ वो करेगा ये। गेट गिटहब यूजर इन्फो, ये इन्फो ले रहा है, नेम, रिस्पॉन्सेज और इस तरह। अब हमें 3 डिफरेंट फंक्शंस आए हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। हर बार डिफरेंट एपीआई कॉल हो रही है, डिफरेंट यूजर नेम, मैं इधर यूजर नेम चेंज कर सकता हूँ ना, इंफॉर्मेशन किसी की कट करूँ, रेफरेंस किसी की कट करूँ, लेकिन अब ये देखो कितने अच्छे से मैंने गिटहब की एपीआई को कॉल करके अपना सारा डाटा ऐड कर लिया, चाहे एपीआई बार बार उसकी लगा रहा हूँ हर फंक्शन में, लेकिन एक मैंने वर्कफ्लो डिफाइन कर दिया है कि गिटहब से मैंने डाटा किस फॉर्म में लेके आना है, अपनी मर्जी से किया ना। ये चीज हमारे पास ये पहले तो नहीं था ना, अपनी मर्जी से पहले इन्फो लेंगे, फिर उसका फॉरवर्ड लेंगे, फिर रेफरेंस लेंगे। अब हमने स्टेट ग्राफ, जो स्टेट बनाई थी उसको बताई हमारी एक स्टेट होगी, और अब हमने ग्राफ बनाना है, बिल्डर को कह दिया। अब बिल्डर को हमने बताना है कि मैंने कौन कौन से नोड यूज करने हैं, सब नोड बता दिए। अगर उसे बताना है कि आपने कौन कौन से जो टूल्स है वो भी यूज करने हैं, इसे कहेंगे टूल नोड के थ्रू बताएंगे कि वो टूल्स है वो एलएलएम के लिए कॉल हो सकते हैं, एलएलएम को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एलएलएम खुद उनको कॉल कर सकते हैं। अब इधर एज बता रहे हैं, क्योंकि जब ग्राफ में नोड्स बनाते हैं एजेस के थ्रू इसको कलेक्ट करते हैं ना, तो ये वो वाली एज है। स्टार्ट के साथ कौन से नोड की एज होगी, गेट गिटहब यूजर इन्फो वाले की, और उसके बाद गेट यूजर इन्फो वाला नेक्स्ट किससे कनेक्ट होगा, गेट गिटहब यूजर फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स किससे इंडिकेट होगा, गेट गिटहब यूजर रेपोज। अब रेपोज के बाद एंड होगा, ठीक है। इसके बाद एमबीसी वाले भी इसमें यूज नहीं किया, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार इसको लूप नहीं चला रहे। तो अब ग्राफ डॉट इन वो, और अब इसे हम मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर तो इसको केवल मैं ये वाली ब्रैकेट्स ना दूंगा
फिर तो मैसेज ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, फिर वो मेरी स्टेट के मैसेज को नहीं रख पाएगा। इसलिए मैं इस अरे बता रहा हूँ, अरे के अंदर मैसेज दे रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट मैसेज है उसके अंदर पैड होते जाए। इसने पहला मैसेज दिया मैसेज में, फिर उसके बाद इसकी आईडी बता रहा हूँ, आईडी जो मेमोरी सेवर नहीं यूज करती, जो हम नहीं यूज करते, हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। जब हम बाद में लूप चलाएंगे फिर ये चीजें ऐड कर देंगे। अब हमने सिंपल इसको इन्वोक करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन गेट कर लेगा। लेकिन अभी मैं कई बार शो तो करवा नहीं रहे, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रिंट नहीं करवाना, मुझे पहले कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ये काम कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद प्रिंट स्टेट प्रिंट फॉरवर्ड, सब इसको वन बाय वन देखते हैं। जब ये चला तो पहली नोट कौन सी है, गेट गिटहब यूजर इन्फो वाली। अब अगर इस फंक्शन पे जाएं तो इसको देखते हैं इसको स्टेट क्या पास हो रही है, तो फिर हम प्रिंट करते हैं। जीरो थ्री टैंग्राफ पाइथन डायग्राम इंटरप्रेशन डॉट पी वाई हम इसको चला रहे हैं। अभी तक हमने कुछ भी प्रिंट किया, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बनाई है पहली नोड पे जाके, तो पहली नोड को क्या स्टेट पास हो रही है कि नहीं हो रही, भी वो टेस्ट करते हैं। तो इसको क्या किया है, व्हाट इज माय फॉरवर्ड एंड आफ्टर अप्रोच, क्या क्या है इसको, जो हमने इनपुट दी है तो ये हम इनपुट के वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। ये ले सकते हैं ना, क्यूरी क्यूरी के वेरिएबल बनाएंगे, इधर हम आगे से क्यूरी लिख देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम खुद अब क्यूरी करें, हमने जो यूजर ने वो हार्डकोड की है, हम इधर से स्टेट से भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको हार्डकोड रहने देते हैं। तो यूजर ने अभी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कुछ शो कर देगा इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसफर का। तो ये तो वैसे रैंडम इनपुट है, लेकिन इनपुट काम यहाँ कुछ नहीं कर रही, क्योंकि हमने पहले उसे डिफाइन किया हुआ है, यूजर ने दिया हुआ रिक्वेस्ट की हुई है और बाद में वो रिस्पॉन्स देगा। तो पहली वाली इनपुट को क्या थी, बट मैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो काम नहीं करेगा। और देखिए अगर हमने इधर एलएलएम बनाया तो कई बार इंटीग्रेट नहीं किया, ठीक है। तो उसको भी क्लियर मूव करते हैं। और क्या क्या यूज नहीं कर रहे हैं, मैं भी शेयर यूज कर रही हूँ, मैसेज चलो अभी तक हमारा सिंपल फ्लो है। अब अगर हम देखें इसकी स्टेट को देख रहे हैं, ठीक है, देन इंफॉर्मेशन अबाउट दानिश मुस्तफा, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन दानिश मुस्तफा के बारे में
वो सिर्फ वही शो करवा रहा है। तो अब अगर इसको करें प्रिंट और इसको फिर, अब देखिएगा यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या लेके आ रहा है। अब यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, उसको चेक करते हैं। क्योंकि नोट तो सारे चल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ पहला नोट जब चलिए तो उसकी आउटपुट देख रहे हैं सिर्फ। ये देखिए, क्या ये अच्छा तरीका है मैसेज शो करवाने का? तो हमें क्या यूज करना चाहिए? ई प्रिंट, प्रिंट प्रिंट। तो इसको कहेगा भाई इसको अच्छे से प्रिंट करो, ये पी और लगा देते हैं। अब चेक करते हैं क्या ऐसा काम करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर आप देखेंगे इसका फर्क। अब देखिए बायो सेपरेट ब्लो, कंपनी क्या है, कंपनी नहीं ऐड की मैंने, क्रिएटिव का बना जाता है इसमें छठा महीना 4 तारीख और शाम के 4:24 पर इस और अकाउंट बना और यूआरएल क्या है दानिश, और उसके बारे में फॉलोअर्स, इस किधर जाएंगे तो फॉलोअर मिलेगी आपको, फॉलोइंग यूआरएल्स, और उसके बाद यूआरएल बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, मेरा लॉगिन बता रहा है, यूजर नेम, मेरा नेम और ऑर्गेनाइजेशन यूआरएल, रेपोस, हर चीज को जो पब्लिक है यूजर इन्फो में वो लेके आ रहा है। ठीक है, और अब अगर इसको हम करें फिंगरप्रिंट तो कमेंट, और उसके बाद दूसरी नोट क्या है, जब तो फॉलोअर ले रहा था, फॉलोअर फॉलोअर करते हैं। इधर आके स्टेट को प्रिंट करके देखते हैं इधर स्टेट क्या आ रही है। ठीक है, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। देखो प्रिंट करवाने के मल्टीपल रूल्स हैं, कई बार कुछ भी देते हैं, कई बार नहीं देता वो। अब हम क्या करें, फॉलोअर्स वाले में क्या उसको पास होना है, तो फॉलोअर वाले को वैसे क्या पास होना चाहिए था, फॉलोअर वाला जो है वो दूसरी नोड है, तो दूसरी नोड के पास क्या आया, दूसरी नोड के पास क्या आएगा, चलिए अब बताइए बंद करें खड़े हैं। अब हमारे पास 3 नोड्स हैं, सब लोग समझो यार, अब हमारे पास 3 नोड्स हैं, तो स्टेट को हर किसी के पास जानी, जब यूजर ने इनपुट देनी है वो भी स्टेट पे जाएगी। अब पहली नोड को स्टेट में इनपुट क्या मिलेगी, स्टेट में क्या मिलेगा, नहीं नहीं, हर नोड वर्कफ्लो में हर नोड में स्टेट जाती है, स्टेट क्या होती है, उससे पहले जितनी नोड्स हैं या जो यूजर इनपुट दिया वो चीज उसके पास होती है स्टेट के पास। अब अगर हमने पहली नोड चलाई है तो पहली नोड को स्टेट में क्या मिला है, कौन सी, कहां पर जब यूजर ने इसको कॉल करते हुए दी थी, हाँ ये ठीक है। तो अब दूसरी नोड को स्टेट क्या आ जाएगी, यूजर नेम, हाँ वो आएगी फिर, और और जो भी डायरेक्ट स्टेट होगी ना वो जो भी नोड फाइल जो भी नोड हम रन करेंगे ना उसको पैरा में स्टेट करेंगे।
तो वो स्टेट वो भी तो अपडेटेड फॉर्म में प्रीवियस स्टेट नोड्स में हमने जो कुछ भी किया हुआ ना, जैसे स्टेट्स अपडेट लाइक फर्स्ट नोड चली उसने यूजर नेम अपडेट करी, यूजर इन्फो अपडेट करी, तो सेकंड नोड में जो अपडेटेड स्टेट होगी ना वो नहीं। तो देख सुनो, जब दूसरी नोड चलेगी तो दूसरी नोड को स्टेट में वो जाएगा जो यूजर ने पहले इस वर्कफ्लो को कार्य करते वक्त दी थी इनपुट, और जो पहली नोड ने काम किया था, जो चीजें उसने जनरेट की थी, वो उस स्टेट में सेव हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली पहली नोड थी गेट यूजर फॉलोअर्स और यूजर इन्फो, दूसरी नोड थी गेट यूजर फॉलोअर्स। अब जब यूजर फॉलोअर कार्य हुआ तो उसके पास यूजर की इनपुट गई, हाँ, उसके बाद गिटहब की इन्फो गई, गिटहब यूजर इन्फो वाले नोड ने जो जनरेट किया। अब देखिए हम लोग, तो एक यूजर की जो इनपुट थी व्हाट इज माय फॉलोअर्स एंड रेपोज, ये गई, और उसके बाद जो उसने नए नोड ने कुछ जनरेट किए पहले नोड में। अब यहां तक हमारे पास क्या आया, यूजर की इन्फो। तो अब यही चीज अगर हम देखें, इसकी स्टेट को कमेंट कर दें, ये फॉलोअर वाली थी, लेकिन अब हम क्या प्रिंट करने जा रहे हैं इसको, अब हमारे पास क्या शो होगा, क्या होगा, और स्टेट भी शो होगी, स्टेट भी शो होगी ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगी यार, स्टेट भी शो होगी। हाँ, क्योंकि अब बैठ जाए, क्योंकि अब हमने रिस्पॉन्स लिया है, रिस्पॉन्स को गेट करके जेसन फॉर्म में कन्वर्ट किया है शो करवाने के लिए। अब ये वेरिएबल के अंदर सारा डाटा स्टोर हुआ है, सिर्फ जो इसने रिक्वेस्ट की है, इसका स्टेट से तो कोई लेना देना नहीं है ना अभी तक, क्योंकि अभी तक स्टेट हमने सिर्फ इसके फॉर्मूले के डाटा को शो करवाया है। अब अगर इसको प्रिंट करके देखें, अब ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो होगी, नहीं होगी, सिर्फ उसके फॉलोअर शो होंगे। अब काफी सारे फॉलोअर्स है मेरे, तो सारे शो करवा रहे हैं। तो इधर क्या कर रहा है वो, वन टू वन देखे, फॉलोअर्स यूआरएल फॉलोअर्स, उसके बाद अदर यूजर पर आया, फिर उसके बाद आया है प्रथम अकाउंट का लॉगिन लॉगिन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका इवेंट यूआरएल है, उसकी रेपोज का यूआरएल दे रहा है, और उसके बाद स्टेट सब्सक्रिप्शन, उसकी टाइप्स, उसका यूआरएल, मेरा जो है मेरा फॉलोअर है ना, जो इसके फॉलोअर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो गिटहब का यूजर नेम कौन आ रहा है, ये उसका यूजर नेम है, और उसका अवतार बता रहा है, उसकी आईडी का, उसके फॉलोअर्स का यूजर दे रहा है, और उसके यूआरएल, और उसके बाद इस तरह। अभी नया आ गया, नया मेरा आ गया फॉलोअर, उसके बाद आ गया उसके बाद साइमा हसन, ये शावर के प्रोफेसर, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो वहाँ की मेरा दोस्त है, वो फॉलोअर है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है, मिर्जा अब्दुल्ला तारिक, ये जो लड़का है। तो इस तरह जितने भी फॉलोअर्स है वो सारा उनका डाटा लेके आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ फॉलोअर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ पीपल की वजह से इसको अच्छे से शो करवा रहा है। अब अगर इसको ना यूज करें तो देखते हैं क्या ये अच्छे से शो करवाएगा, तो वही ना उसको तो थोड़ा टाइम भी लगवा रहा है, रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, डेटा फेच कर रहा है, तो इसमें टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत।
अभी उसको हमें शो करवा रहे हैं, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं इनके बीच, क्या कलर चेंज कर सकते हैं किस तरह? जैसे आईडी का कलर ऐड कर दें या इस तरह से। इसको इधर को कॉल करेंगे अपने अपने गिटर का, तो वो तो नहीं हो सकता। जब इन्फॉर्मेशन फैच करना उन्होंने आसान किया है। मेरे गिटहब को लॉगिन करो तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, कोई भी बंदा दुनिया में मेरे अलावा। मैंने ऑथेंटिकेशन ऐसे लगाई है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन की है, और भी काफ़ी सारे बेस लगाए हैं कि डाटा मेरा चोरी ना हो, ठीक है। और ऐसा होता है कि कंपनी है जो खुद किसी यूजर के बारे में डाटा नहीं गेट कर सकती, क्योंकि उन्होंने लॉगिन इन्फॉर्मेशन इस तरह लगाई होती है कि जो लॉगिन आईडी है ना वो रैंडम होती है। वो 20 25 30 वर्ड उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर मिलके वो एक आईडी बनती है। वो करोड़ों खरबों में जाके फिर जाके वो एक आईडी बनती है। रैंडम है, किसी को नहीं पता, कंपनी को भी नहीं पता, क्योंकि वो क्या, क्योंकि डेटाबेस में जाके सेव होती है, तो फिर भी वो शो शो होने के फॉर्म में शो नहीं होती, एक वो नजर आने वाली नहीं होती, उधर वो डिक्रिप्ट होती है। डिक्रिप्ट होती है। और अब हमने क्या किया, इसको भी देख लिया। और अब ये वाला जब चलेगा यूजर रेपोज, तो इसकी स्टेट पे क्या जाएगा, फॉलोअर्स और यूजर की इन्फो, ठीक है। अभी फ्लो को समझो यहाँ से। और अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो फिर क्या होगा, अगर इसको प्रिंट करेंगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ वो शो होगा। और अब इसी तरह ये वर्कफ्लो कंप्लीट हो रहा है। और इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो और इसमें एलएलएम ऐड करेंगे, तो फिर इसमें बार बार वो मेमोरी से लगा के क्वेरी भी कर सकते हैं बार बार ना। तो इससे हमारी जो मेमोरी शेयर का कंसेप्ट वो भी काम करेगा। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में तो है, लेकिन अभी हम इसमें करना चाह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको प्रिंट करवा देना है। इससे तो वो फिर समझ नहीं आएगी, तो उसको प्रिंट करवाते हैं। अब वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन सारी करी रेपोर्ट करिए, हर चीज आ जाएगी। अब ये क्या चीजें आ रही हैं, लास्ट वाली क्या थी, यूजर की रेपो था, तो अभी शायद रेपो वाली इन्फॉर्मेशन होगी। देखो क्या कर रहे हैं, अब कंट्रीब्यूटर यूआरएल को भी बता रहा है, जर्नी है कथोन और उसके बारे में सारा कुछ बता रहा है, कमेंट्स कितनी हैं, क्लोन क्या रेपो रेपो इसी रेपो की डिटेल हाँ, वो सारा कुछ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना वो सारी दे दिया है। क्या प्राइवेट तो नहीं है, क्यों बुलाएगा, प्राइवेसी लगी है। अब मेरी जो सिर्फ पब्लिक रेपो है, ये नंबर भी उनका लेके आ रहा है, ठीक है। और किस किसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, अभी सिर्फ रेपो शुरू कर रहा है।
अब उसका वो पावर ही खत्म हो गई शो करवाने की, ऊपर ही नहीं आ रहा। तो नाम तो क्या नाम तो किसी कम रखो। हाँ कि ऐसा करो ना, आपने तो अपने यूजर में बता दें जिसकी 5 लाख है क्या एक बस क्या एस आई आर डैश टू सर मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है सर। तो अभी तेरे जगह पे आ गया और देखते हैं वो क्या करते हैं। देखिए करना है ये वाला है शायद दूसरा है ना, नोट फाउंड आ रहा है ना, जो अपना दोबारा दे कोई और बताए यार भाई अंडरस्कोर नहीं होगा ऐसा यार भाई आप 7 ये वाला अंडरस्कोर है स्कोर है इसको ऊपर स्कोर देते हैं इसको बस ठीक है। तो तीनों में लिखा गया ये, तो अब इसको चलाते हैं फिर देखते हैं। तो अभी भी कुछ शायद नहीं शो करवा पा रहा है। अब अगर हम क्या करें, एक स्पेसिफिक तरीका देखते हैं। अगर हमें बताए कि हम सिर्फ रिजल्ट आर गेट ठीक है, ऐसे देखने में शुरू करवा देते हैं। फॉलोअर तो आपको बहुत है, फॉलोअर 0 है। ये बहुत तरीका बता रहा था, फॉलोइंग आई थिंक वो फंक्शन नहीं है अभी तक। इस तरह करते हैं, वो रेकमेंड कर रहा है तरीका, तो केला पहले ये लिख लेते हैं। क्लियर है, तो यार इस तरह क्या, तो अब आप लोगों ने भी इसी तरह गिटहब का आइडिया बनाना है और जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। और लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें लूप भी लगानी है और मेमोरी सेवर को यूज करके बार बार इससे क्वेश्चन भी करनी है। तो उसके लिए सिर्फ आपको इसमें एलएलएम इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है इस वीक की। क्या क्या असाइनमेंट है, गिटहब का आइडिया बनाना है
उसकी रेपोज फॉरवर्ड सारा कुछ गेट करना है और उसमें लूप लगा के बार बार क्वेश्चन करने हैं क्या वो डाटा में से स्पेसिफिक चीजें शो करवा रहा है। अब इतनी चीजें उसके मैंने कितने फॉरवर्ड पूछे, मेरे कितने फॉरवर्ड हैं, सिर्फ नंबर पे बताओ, मुझे बताने चाहिए। इतना टेक्स्ट पढ़ना तो मुश्किल है ना, तो इस तरह का एजेंट बना के लाना है और आईडी में जनरेट करवानी है।